बैक टू ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस यूट्यूब चैनल में हमारे आपका स्वागत है फिर से। और हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम जो कंटिन्यूस चल रहा है नर्वस सिस्टम, उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। और इसकी जो प्लेलिस्ट्स हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, इससे अलावा हमारे जो यूट्यूब चैनल पर सारी चीज़ें मिलेंगी। रिफ्लेक्स एक्टिविटी के अलावा नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन, न्यूरॉन्स के बारे में, ग्लियल सेल्स के बारे में, ब्रेन्स के बारे में, ब्रेन एक्टिविटीज़ के बारे में, और न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, ठीक है, और नर्वस सिस्टम के फंक्शन, ये सब आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको सब तरह की वीडियो मिलेंगी। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम आज बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो एक्चुअली में रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती क्या है? रिफ्लेक्स, जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ के प्रति जो प्रतिक्रिया हो रही है, यानी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जो हो रही है, उसी को बोले रिफ्लेक्स। यानी कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देख कैसे पाते हैं कि जब उस पर कोई प्रकाश डलता है और उससे जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो हमारी आंखों में आता है, तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। या कोई भी कलर देख पाते हैं तो जो 7 रंगों में से जो कलर उससे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, जैसे कि मान लो ये बोर्ड आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये ग्रीन कलर से दिखाई, तो ये ग्रीन आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर पड़ने वाली जो लाइट है वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो ग्रीन कलर का इसलिए हमको दिखाई दे रहा है। तो सेम इसी तरीके से जो रिफ्लेक्शन है वो भी किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी स्टिमुलेशन के प्रति जब जो रेस्पॉन्ड निकलता है हमारे नर्वस सिस्टम का, उसी को बोलते हैं हम यहाँ पर रिफ्लेक्स। तो वो एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो है वो एक रिफ्लेक्स आर्क बनाता है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि इस रिफ्लेक्स एक्टिविटी को करने के लिए हमारा स्टिमुलेशन को देने के लिए एक रिसीवर होना चाहिए, यानी कि रेसिपिएंट होना चाहिए जो कि रिसीव करेगा उस स्टिमुलेशन को, यानी कि, और फिर उसके बाद उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने वाला या उस सेंटर तक लेके जाना जिसको कि उस स्टिमुलेशन को कि जो इम्पल्स है उसको, जो इम्पल्स जनरेट हुई उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना, तो उसके लिए सेंसरी नर्व्स की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उसका जो रेस्पॉन्स आया है उसको ले जाने के लिए, इफेक्टर सेल तक ले जाने के लिए हमें मोटर नर्व की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा क्या बनाती है? रिफ्लेक्ट आर्क बनाती हैं। देखते हैं डिटेल में कैसे क्या है। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी आर द रेस्पॉन्स टू द पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट द अकर्स विदाउट और विद कॉन्शियसनेस, ठीक है, विदाउट और विदाउट आवर कॉन्शियसनेस, ठीक है। जो विदाउट कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जो कॉन्शियसनेस की अगर यहाँ बात आ जाती है तो वो कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन में, जो कॉन्शियसनेस बोलते हैं कि जिस चीज़ पर हम फोकस होकर कोई काम करें। जैसे कि अभी आप जो पढ़ रहे हो वो अपने कॉन्शियसनेस से पढ़ रहे हो, लेकिन अभी जहाँ तुम बैठे हो, लेटे हो, या जैसे भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो और अचानक से कोई चूहा या कोई साउंड सुनाई दे तुम्हें, ठीक है, जब मम्मी की आवाज़ आ जाए, पापा की आवाज़ आ जाए, तो जो तुम्हारा ध्यान एकदम से ऐसे करके जाएगा वो क्या है? तुम्हारी बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो अचानक से हो सकता है कि मोबाइल में तुम उसको स्वैप अप करके उसको क्लोज कर दो, या फिर एकदम से तुम खड़े हो जाओ कि अरे मम्मी आ रही है, ठीक है, मोबाइल नहीं चलाना है। तो कुछ भी जो एक रिफ्लेक्ट, जो बॉडी एकदम से रेस्पॉन्ड करती है, तो उस रेस्पॉन्ड में दो चीज़ें रहती हैं कि एक तो जो इस पर हम कॉन्शियसली फोकस्ड हैं, और एक जिस पर हम फोकस नहीं थे और अचानक से हमारी बॉडी ने वो रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे कि इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं, जैसे गर्म पानी का गिलास था, उसको हमने छुआ और हमने पीछे को हाथ हटा लिया। अब पीछे हाथ हटाना, ये हम जब तक सोचेंगे तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी क्या है, उसके लिए लर्न थी कि कोई भी गर्म चीज़ से हाथ लगे तो हम हाथ पीछे कर लेंगे। तो वो जो बॉडी ने अपने आप अचानक से जो रेस्पॉन्ड किया, जो एक्शन लिया, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी है। जैसे सुई किसी ने चुभाई, तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं। ये जो अचानक से जो हाथ हटाया, यही हमारी क्या कहलाती है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। इट इज द टाइप ऑफ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एंड इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इनरिपेरेबल डैमेज, यानी कि जो रिपेयर नहीं हो सकता, इररिपेरेबल जो डैमेज है, यानी कि जिसको रिपेयर नहीं हो सकता वापस, उससे हमारी बॉडी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। चाहे वो आपकी खांसी हो, स्नीजिंग हो, चाहे आपका पलक झपकाना, काफ़ी सारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ आती हैं बॉडी में अलग अलग तरीके से, आगे सभी को जानेंगे, ठीक है। तो वो सब किसका पार्ट है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी का पार्ट है। तो रिफ्लेक्स आर्क इसमें एक
स्पेसिफिकली एक टॉपिक होता है कि रिफ्लेक्स आर्क होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क का मतलब है द एनाटॉमिकल नर्वस सिस्टम पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उसका एक पाथवे होता है, यानी कि उसमें पाथवे में क्या होगा, एक रिसेप्टर होगा, एक एफरेंट नर्व्स होंगी, सेंटर होगा, इफेक्टर नर्व होंगी और इफेक्टर ऑर्गन होगा। इफरेंट नर्व के साथ इफेक्टर ऑर्गन यानी कि मसल्स होंगे। तो मसल्स जरूरी नहीं है यहाँ पर मसल्स ही हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी रेस्पॉन्ड यहाँ से सेंटर से जनरेट हुआ है उसको इफरेंट नर्व के थ्रू जहां जिस को लेकर जाया जा रहा है इंफॉर्मेशन को या इम्पल्स को, वो क्या कहलाएगा, इफेक्टर ऑर्गन कहलाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मसल लिखा हुआ है, ठीक है। और रिसेप्टर, अगर हम यहाँ पर रिसेप्टर की बात करें तो रिसेप्टर यहाँ पर कई तरीके के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिसेप्टर्स के बारे में बात की थी। तो रिसेप्टर्स यहाँ पर कई तरीके के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये एक्सटेरो रिसेप्टर हो सकते हैं, ठीक है, और इंटरो रिसेप्टर हो सकते हैं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, रिसेप्टर्स भी दो तरह के होते हैं, एक्सट्रो रिसेप्टर और इंट्रो रिसेप्टर। एक्सट्रो रिसेप्टर जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ जो इंटरैक्ट करते हैं वो हमारे एक्सट्रो रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारा टंग, ठीक है, या हमारा सुनने वाला, देखने वाला, ठीक है, या क्यूटेनियस यानी कि स्किन से रिलेटेड जितना भी हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो स्टिमुलेशन को, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलाई को लेता है, अगर कोई भी स्टिमुलाई है, कोई भी स्टिमुलाई जो कि कहाँ से, बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू आ रही है, वो जो रिसीव करेगा वो कैसा कहलाएगा, एक्सटेरो रिसेप्टर कहलाएगा। और इंटरो रिसेप्टर वो होता है जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट से निकलता है। जैसे कि हमारा इसमें आ जाता है डीप फेसिया आ जाता है, ठीक है ना, डीप फेसिया आ जाता है जिसको विसरल भी बोल देते हैं, विसरल, ठीक है। और एक होता है प्रोपियो रिसेप्टर, ठीक है, प्रोपियो रिसेप्टर, ठीक है। तो प्रोपियो रिसेप्टर्स के थ्रू, यानी कि जो अंदर के इंटरनल बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं उनको प्रोपियो रिसेप्टर। तो इस तरीके से इसमें हमारे रिसेप्टर्स, अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन रिसेप्टर का मेन फंक्शन क्या है, किसी भी सिग्नल को रिसीव करने का काम होता है। रिसेप्टर का मेन काम क्या है, किसी भी सिग्नल को रिसीव करने का। कोई भी स्टिमुलाई है, ठीक है, उसको रिसीव कौन करेगा, यहाँ पर कौन रिसीव कर रहा है, रिसेप्टर, ठीक है। वो रिसेप्टर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा और एक इम्पल्स जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा, ठीक है, इम्पल्स जनरेट करेगा। वो इम्पल्स जो है कहाँ जाएगी, सेंटर को जाएगी। जो ये सेंटर है, ये सेंटर सीएनएस हो सकता है, ठीक है। सीएनएस दो पार्ट से मिलकर बना होता है हमारा, आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड किससे भी जो है सेंटर में जाएगा और ये लेकर जा रहा है, ये जो लेकर जा रहा है, ठीक है, ये कौन लेकर जा रहा है, मोटर सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स इसको लेकर जाती है, ठीक है। सेंसरी नर्व इसको लेकर जाती है जिनको क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। और यही सेंसरी नर्व जब पहुंच जाती हैं लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इससे जो रेस्पॉन्स आता है, जो रेस्पॉन्स है, ठीक है, जो रेस्पॉन्स जनरेट हुआ है, यानी कि इसमें प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है, प्रोसेसिंग हुई और फिर रेस्पॉन्स जनरेट हुआ। जो रेस्पॉन्स है वो एफरेंट नर्व से होते हुए, एफरेंट नर्व को दूसरी और क्या बोल सकते हैं, मोटर नर्व, मोटर नर्व के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंचेगा, ये इफेक्टर नर्व तक, यानी कि इफेक्टर ऑर्गन तक। यानी कि किसी भी स्टिमुलेशन से, ठीक है, किसी भी ऑर्गन को जो इफेक्ट आया है, ठीक है, बात ध्यान पर देना, किसी भी स्टिमुलेशन की वजह से किसी अदर ऑर्गन पर जो इफेक्ट आया है वो भी कैसा आया है, सडन आया हो, ठीक है, ठीक है, सडन आया हो। दूसरा, सडन के अलावा उसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो विदाउट कॉन्शियसनेस होगा, ठीक है ना, विदाउट कॉन्शियसनेस हो, यानी कि सडन होगा, विदाउट कॉन्शियसनेस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह का इस तरीके से बना रहा है। रिफ्लेक्स आर्क इसलिए बोल रहे हैं, उसका भी कारण है रिफ्लेक्स आर्क वर्ड यूज करने का, कि ये जो रिफ्लेक्स आर्क है
यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक आर्क बना रहा है। यहाँ पर है रिसेप्टर, ठीक है, फिर वो रिसेप्टर जो है जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है, यानी कि सेंटर को, और फिर वो जो है इफेक्टर को आ रहा है, ठीक है। जो इफेक्टर को यानी कि जो स्टिमुलेशन था, स्टिमुलेशन रिसीव को रिसेप्टर का रिसीव कर रहा है, ठीक है, और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेज रहा है, और फिर ये इफेक्टर को ऑर्गन को भेज रहा है। तो ये एक तरीके का इस तरीके से आर्क बन जाता है, इस तरीके से आर्क बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। यानी कि आग लगी कहीं, धुआं कहीं से उठ रहा है, बात समझ में आ रही है? आग कहीं लगी और धुआं कहीं और से उठ रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसका विशेष ध्यान देना है। प्रॉपर्टी क्या है कि एक तो ये होना चाहिए विदाउट कॉन्शियसनेस, और दूसरा सडन होना चाहिए, ठीक है, सडन होना चाहिए। तो ये कैसा रहता है? रिफ्लेक्स आर्क बनाता है। सिंपल रिफ्लेक्स आर इंक्लूड 5 कंपोनेंट्स। ये 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट, और ये फोर्थ कंपोनेंट, सॉरी फिफ्थ कंपोनेंट, ठीक है। इसको रिसेप्टर, जैसा कि मैंने बताया, 2 तरीके का था, ठीक है। और एफरेंट नर्व को और क्या बोल सकते हैं? सेंसरी नर्व बोल सकते हैं, ठीक है। सेंटर को जो है इसमें सीएनएस भी आ सकता है, सॉरी सीएनएस आता है, और इसमें जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हो सकता है, ठीक है। इफेक्टर नर्व में कौन आएगा? इफेक्टर नर्व में आएगा तुम्हारा मोटर नर्व आएंगे, ठीक है, मोटर नर्व आती है। और इफेक्टर ऑर्गन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी मसल हो सकती है या कोई भी ऑर्गन हो सकता है, जैसे कि आईज हो सकती हैं, ठीक है, हैंड हो सकता है, हैंड होगा तो उसमें मसल्स आ जाएंगे स्पेसिफिकली, या कोई स्पिंचर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग चीजें हो सकती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इनको अगर रिफ्लेक्स, जो बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हो रही है, तो क्या इस तरीके से इनको अलग अलग तरीके से ना कैटेगराइज किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है अलग अलग तरीके से। अगर इनका क्लासिफिकेशन देखें तो डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, अपॉन वेदर इनबॉर्न और एक्वायर्ड, इनबॉर्न और एक्वायर्ड। इनबॉर्न और एक्वायर्ड का क्या यहाँ मतलब है? इनबॉर्न का मतलब है कि जब बॉर्न के साथ, यानी कि जब पैदाइश होते हैं, पैदा होने के साथ अगर हमको कोई रिफ्लेक्स मिल रहा है तो वो कैसा हो गया? इनबॉर्न रिफ्लेक्स हो गया, रिफ्लेक्स एक्टिविटी होगी। और कुछ रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं जो इनबॉर्न नहीं होते, एक्वायर्ड करते हैं। जैसे कि जब कभी हॉर्न बजता है तो हॉर्न बजती हम तुरंत हट जाते हैं, तो ये हमारा एक्वायर्ड था। हमें क्या पता कि हॉर्न बजने पर हटना ही है, ठीक है, तो ये हमको नहीं पता था। तो बाद में हमने क्या किया, इसको अडेप्ट किया और एक्वायर्ड किया, ठीक है। तो इस तरीके के जो रिफ्लेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्वायर्ड। और जो इनबॉर्न होते हैं, इसका एग्जांपल क्या रहेगा? जैसे कि मान लो किसी छोटे बच्चा जो पैदा हुआ, उसको शहद चटाया, तो शहद चटाने के बाद जो सलाइवेशन निकल के आया, ठीक है, वो कैसा है? उसका रिफ्लेक्स एक्टिविटी कैसी है उसकी? वो है इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्टिविटी हुई, जो उसमें सलाइवेशन आया। उसको कैसे पता कि जैसे ही मैं कोई भी चीज मेरे मुंह में आएगी तो सलाइवेशन आना है, ठीक है, तो वो कैसा है? इनबॉर्न है। कुछ रिफ्लेक्स इनबॉर्न होते हैं, जैसे पल के झपकाना इनबॉर्न रिफ्लेक्स है। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, सिचुएशन पर देखें तो कहाँ पर जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर जो उसका क्लासिफिकेशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके फिजियोलॉजिकल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, नंबर्स ऑफ सिनेप्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, ठीक है। विसरल और सोमेटिक, विसरल और सोमेटिक जान रहे, जैसे कि आपका ऐच्छिक है, यानी कि स्केलेटल मसल्स के थ्रू है, या स्मूथ मसल का रिफ्लेक्शन है, किस तरह का रिफ्लेक्शन है उसके ऊपर क्लिनिकल बेसिस के आधार पर एक एक करके देखते हैं। तो पहला है हमारा इनबॉर्न के बेसिस पर, ठीक है, यानी कि वेदर द इनबॉर्न और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स के बेसिस पर। इनबॉर्न कैसा रहेगा? जो कि नेचुरल रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल रिफ्लेक्स अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इनबॉर्न। और दूसरा कैसा है हमारा? एक्वायर्ड रिफ्लेक्स या कंडीशनल रिफ्लेक्स, जो कि हमारा ट्रेनिंग और कंडीशनल, आफ्टर कंडीशन, कंडीशन के बेसिस पर। जैसे हॉर्न बजता है तो हम, जैसे पुलिस का सायरन बजाए तुरंत एकदम साधारण और पुलिस आई है, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, तो वो जो एक्वायर्ड है वो कैसा? कंडीशनल और ट्रेनिंग के बेसिस पर रहते हैं रिफ्लेक्स। तो ऐसे बोलते हैं कंडीशनल या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, कैसा है? एनाटॉमिकल बेसिस पर। तो सेरिबेरल रिफ्लेक्स, कॉर्टिकल रिफ्लेक्स, ठीक है ना, ये कई तरह का होता है, ठीक है।
मैडिबुलरी रिफ्लेक्स, मिड ब्रेन रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये कई तरीके का होता है। द मेथड इज इन दिस मेथड द रिफ्लेक्स क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन सेंटर्स, किसका, सिचुएशन ऑफ सेंटर। सेंटर मतलब जो न्यूक्लियाई सेंटर होगा, यानी किस सेंटर से वो गवर्न हो रहा है, इसके बेसिस पर कि वो मिड ब्रेन में था, स्पाइनल कॉर्ड में था, ठीक है। यानी कि मैंने बताया ना कि जो सेंटर है वो सीएनएस हो सकता है। सीएनएस में दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में उसका सेंटर है या ब्रेन में उसका सेंटर है, इस बेसिस पर उसको एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो सबसे पहला है सेरिबेलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेरिबेलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन है जो सेरिबेलम के अंदर उनका सेंटर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि साइकिलिंग चलाना, ठीक है, या हमारा जो हॉर्न बजा अचानक से हट जाना, ये सेरिबेलम के अंदर जो हम धीरे धीरे स्किल सीखते हैं वो सेरिबेलम रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। कॉर्टिकल रिफ्लेक्शन वो होते हैं जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में उनका सेंटर रहता है, ठीक है, वो सेरिब्रल रिफ्लेक्शन हो जाते हैं। इनको सबको डिटेल में आगे जानेंगे कि सेरिब्रल में कौन से एग्जाम्पल आते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्शन होते हैं, सबको डिटेल में जानेंगे। फिर उसके बाद है मिड ब्रेन के रिफ्लेक्स, जिनका सेंटर कहाँ मिलेगा, मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर और आपका पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा, पोन्स के बीच में, ठीक है, इनके बीच में क्या रहता है, मिड ब्रेन रहता है, फिर उसके बाद पोन्स, फिर उसके बाद मेडुला ओब्लंगेटा। तो मिड ब्रेन, मेडुला ओब्लंगेटा और पोन्स, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है मेडुलरी रिफ्लेक्स। ये मेडुलरी रिफ्लेक्स कहाँ होगा, मेडुला ओब्लंगेटा में सेंटर होगा। स्पाइनल रिफ्लेक्स कौन से होंगे, जिनका सेंटर कहाँ होगा, स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स होगा। स्पाइनल कॉर्ड में कई सारे सेगमेंट होते हैं, तो सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स हो सकता है, इंट्रा सेगमेंटल यानी कि जो सेगमेंट के बीच में होगा, और सुप्रा सेगमेंटल जो सेगमेंट के ऊपर से रहेगा, ठीक है। तो इस बेसिकली स्पाइनल रिफ्लेक्स जितने भी होंगे वो स्पाइनल से जो रेगुलेट हो रहे हैं वो स्पाइन, जिनका सेंटर स्पाइनल कॉर्ड में है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ द फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि फंक्शनल सिग्निफिकेंस के ऊपर है कि ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है या एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स है, ठीक है। इसको देखो, जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है उसको फ्लेक्सर रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसको जो मसल्स होती है, मसल्स के या एंगल ऑफ उसके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें एंगल्स का जो है ना वो बढ़ता है, ठीक है ना, एंगल बढ़ता है, ठीक है। फ्लेक्शन जो है डिफरेंट जॉइंट्स जो रहते हैं, जॉइंट्स के बेसिस पर इनमें फ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आता है। द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स आता है, रिफ्लेक्स विद द प्रोटेक्ट, इनकी नोसिसेप्टिक स्टिमुलाई, नोसिसेप्टिक मतलब जिससे हार्म हो सकता है, जैसे कि गर्म चीज को छूने से या सुई चुभने से जो रिफ्लेक्स एक्टिव हो जाते हैं, जिन पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, वो कैसा कहलाते हैं, नोसी रिसेप्टर या स्टिमुलाई की वजह से नोसी रिसेप्टर, जिससे हमें हार्म हो सकता है, तो उनको रिसीव करती है बॉडी, और उसके प्रति जब हमारा एक्शन लिया जाता है तो उसको बोलते हैं आपका प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स में कौन आते हैं, एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स आर द प्रोटेक्टिव द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में कभी आपने देखा होगा कि एक पैर, जैसे छोटी सी पतली सी पगडंडी हो, पगडंडी मतलब ईंटें रख दो या दीवार हो छोटी सी, तो जब या रस्सी पे जो चलते हैं लोग, है ना, जो रस्सी पे चल पाते हैं, कभी भी चलो तो ऐसे करके हाथ जो है फैल जाते हैं, है ना, या जैसे गोल गोल घूम रहे होते हैं तो हाथ अपने, हम गिरे नहीं। एंटी ग्रेविटी मतलब जो ग्रेविटी जो हमें गिरा रही है उसको, उससे रोकने के लिए हमारे हाथ क्या फैल जाते हैं, जब हम अपने आप को बैलेंस कर रहे होते हैं, तो बैलेंस करते समय जो हाथ फैल जाते हैं ना, ये जो हमारा रिफ्लेक्स है ये क्या कहलाता है, हमारा एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स के अंदर आता है, जिसमें एक्सटेंशन द रिफ्लेक्स, जो कि हमारे जो जॉइंट होते हैं ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, द रिफ्लेक्स रिजल्टिंग द एक्सटेंशन ऑफ द एट जॉइंट, यानी कि जॉइंट्स का एक्सटेंशन हो जाता है, जो जॉइंट होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स इस तरीके से काम करता है। फिर इसके बाद है डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द सोमेटिक और विसरल। सोमेटिक रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स है जो कि सोमेटिक नर्व फाइबर्स के द्वारा गमन हो रहा है, और विसरल वो है जो ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स है। ऑटोनोमिक मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम हमने जब क्लासिफिकेशन कराया था तो उसमें दो तरह का क्लासिफिकेशन था, पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, एक था तुम्हारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो गवर्न कर रहा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हमारा जिस रिफ्लेक्स को, रिफ्लेक्स एक्टिविटी को गवर्न कर रहा है, वो आता है तुम्हारा विसरल और ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स के अंदर, और जिसको सोमेटिक नर्व फाइबर्स रेगुलेट कर रही है, उनसे होकर गुजर रहा है, तो उसको कहते हैं सोमेटिक रिफ्लेक्स।
सोमेटिक रिफ्लेक्स में आपका आता है, पार्टिसिपेट करते हैं जैसे स्केलेटल मसल्स का जितना भी रिफ्लेक्स रहेगा वो किस में आएगा, सोमेटिक में आएगा। ऑटोनोमिक में जैसे कि आंखों का झमकना, सलाइवेशन होना, ठीक है, या स्माइल करना, वो सारी चीजें किस में आते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। या हमारी बॉडी में किसी भी अदर जो रिफ्लेक्शन होते हैं बॉडी के एक्टिविटीज में, वो सब आते हैं ऑटोनोमिक रिफ्लेक्शन में। या जैसे टॉयलेट करते या स्टूल पास करते समय तो स्पिंचर का खुल जाना, एनल स्पिंचर का खुल जाना, तो वो सारे रिफ्लेक्स जो हैं तो वो किस में आते हैं, आपके ऑटोनोमिक नर्वस रिफ्लेक्शन में, ठीक है ना, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स में। डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस पर, क्लिनिकल बेसिस पर कुछ अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, कुछ डीप रिफ्लेक्स, कुछ विसरल रिफ्लेक्स, कुछ पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स होते हैं। एक एक करके जानते हैं। जैसे सुपरफिशियल रिफ्लेक्स में कौन से आते हैं, सुपरफिशियल में आते हैं जैसे क्रॉनियल रिफ्लेक्स आता है, कंजक्टिवल रिफ्लेक्स आता है, नेजल रिफ्लेक्स जिसमें स्नीजिंग आता है, और फेरिंजियल रिफ्लेक्स और यूविलर रिफ्लेक्स, ठीक है। इनका जो जैसे 5 कंपोनेंट मैंने बताए थे, 5 कंपोनेंट में कौन इसको स्टिमुलस दे रहा है, यानी कि कौन रिसीव कर रहा है, रेस्पॉन्ड कौन कर रहा है, ठीक है, रेस्पॉन्ड कौन कर रहा है, फिर उसके बाद उसमें इफेक्टर नर्व कौन है, एफरेंट नर्व कौन है, यानी कि सेंसरी नर्व, और मोटर नर्व कौन है, और सेंटर कहां पर है उसका, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्स जो इफेक्टर होगा, ठीक है, और जो स्टिमुलाई जो इसको रिसीव करेगा, यानी कि रिसीवर और इफेक्टर, ठीक है, हो सकता है एक ही जगह पर हो और अलग अलग जगह पर हो दोनों, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या होता है, कॉर्निया में इरिटेशन, अगर कॉर्निया में कोई भी आंख में कुछ गिर जाए तो अचानक से आंखें जो ब्लिंक करने लगती है ना, ऐसा ऐसा ब्लिंक करने लगती है, कुछ तो गिर गया, तो जो कॉर्निया पर अगर कोई भी चीज आकर टच होती है जब कॉर्निया पर, तो हमारी आंखें जो ब्लिंक होती रहती हैं, जो हम पल के झपकाते रहते हैं नॉर्मली, ये जो है हमारा कहलाता है कॉर्नियल इरिटेशन हो रही है, उससे स्टिमुलेशन मिल रहा है, और जो ब्लिंकिंग कर रहे हैं हम आईज, वो उसका रेस्पॉन्स हो गया। तो ये क्या कैसा कहलाता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स कहलाता है, जिसका अफरेंट नर्व यानी कि उसका सेंसरी नर्व कौन सी है, 5th क्रेनियल नर्व उसको ले जाने का काम कर रही है, जो कि सेंसरी नर्व है, और उसका सेंटर कौन होगा, पॉन्स, पॉन्स उसको गवर्न कर रहा है, यानी कि उसका जो सेंटर है वो कहां पर है, ब्रेन के अंदर पॉन्स में, ब्रेन स्टेम में पॉन्स में है उसका जो सेंटर है, और उसका जो इफेक्टर है, यानी कि जो ब्लिंकिंग करवाने के लिए, जो पलकें झपकाने के लिए जो मसल्स यूज हो रही हैं, उनको जो स्टिमुलेशन दे रहा है वो कौन दे रहा है, यहाँ पर 7th यानी 7th क्रेनियल नर्व उसको रिफ्लेक्ट करवा रही है, यानी कि पलके झपका रही है। सेम ऐसे ही कंजक्टिवल रिफ्लेक्स है, जिसका ब्लिंकिंग आईज होती है, उसके लिए भी कौन सा है, वही क्रेनियल नर्व है, सेम सेंटर है, और एफरेंट नर्व भी सेम ही है, और उसमें भी इरिटेशन कंजक्टिवल। इसी तरीके से नेजल रिफ्लेक्स है, नेजल रिफ्लेक्स में जो स्नीजिंग आ जाती है, छींक आ जाती है, इसमें इरिटेशन कौन होगा, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें अगर कोई भी स्टिमुलेशन अगर उसको मिलेगा तो उसको ले जाने वाला कौन सा है, 5th क्रेनियल नर्व, उसका सेंसरी नर्व का काम करेगी, और मोटर न्यूक्लियस 5th क्रेनियल नर्व ही उसका क्या रहेगा, न्यूक्लियस, मोटर नर्व का जो न्यूक्लियस है 5th क्रेनियल नर्व का, वही उसका सेंटर रहेगा, और सेंटर के बाद जो 10th क्रेनियल नर्व है अपर सर्वाइकल की, वो क्या रहेगी, उसको स्नीजिंग को कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो मोटर नर्व अलग होगी, सेंसरी नर्व अलग होगी, किसी किसी केस में दोनों एक ही हो सकती हैं, ठीक है, इस तरीके से। किसी केस में नहीं, जैसे सब में अलग अलग है इफेक्ट, जो मोटर नर्व अलग है और सेंसरी नर्व अलग है, ठीक है। इसी तरीके फेरेंजियल रिफ्लेक्स है और यूवेलर रिफ्लेक्स है। यूवेलर रिफ्लेक्स होता है जब यूवेला राइज करता है, यूवेला जो है हमारे जो मुंह के अंदर ओरल कैविटी में जो इस तरीके से ऐसे लटका रहता है ना, उसको बोलते हैं यूवेला। वो यूवेला जब हम कभी स्वेलिंग करते किसी चीज को खाते हैं, तो खाने के लिए जो हमारा यूवेला है वो हमारी नेजल कैविटी को प्रिवेंट करता है, जिसमें खाना हमारी नेजल कैविटी में ना जाए। तो वो जो रिफ्लेक्स है उसको बोलते हैं यूवेलर रिफ्लेक्स। और वहीं फेरेंजियल रिफ्लेक्स है कि जो खाना हमारे गले में चला जाता है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि खाने के लिए हमारा जो अंदर का जो फेरेंजियल है, यानी कि जो फेरिंग्स है वो खुल जाते हैं, यानी कि जो हमारा फेरिंग्स है वो खुल जाएगा, ठीक है। और फेरिंग्स जैसे ही खुल जाएगा तो फिर जो खाना है फिर वो अंदर जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, खांसी लेनी पड़ेगी। तो वो रिफ्लेक्स अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर सोलोइंग करने के लिए जो रिफ्लेक्स हो रहा है, जिसके लिए मसल्स रिलैक्स्ड हो रही हैं, ठीक है ना, जो गैगिंग हो रहा है, ओपनिंग ऑफ द माउथिंग हो रहा है, जिसमें अंदर जाएगा, उसको बोल रहे हैं यहाँ पर फेरेंजियल रिफ्लेक्स, ठीक है, जिसको
10th क्रेनियल नर्व गवर्न कर रही है, जिसका कि सेंटर है। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद है सुपरफेशियल क्यूटेनियस रिफ्लेक्स। कुछ क्यूटेनियस रिफ्लेक्स है, क्यूटेनियस मतलब जो स्किन से रिलेटेड रिफ्लेक्स होते हैं, ठीक है। उसमें है स्कैपुलर रिफ्लेक्स। स्कैपुलर रिफ्लेक्स में ये वाला स्कैपुलर जो होता है ना, अगर इसके बीच में यहाँ पर कुछ भी करेंगे तो जो पीछे की तरफ ये जो जा रहा है ना, ये जो एकदम से अचानक से ऐसा करते हैं, खुजली हो रही है, ये जो रिफ्लेक्स है ये कहलाता है हमारा स्कैपुलर रिफ्लेक्स। इसी तरीके से अपर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स है, लोअर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स है, और ये क्रियास्मेटिक मैट्रिक रिफ्लेक्स है। ये क्रियास्मेटिक जो रिफ्लेक्स है, जैसे ठंडी के टाइम में जो स्क्रोटम होते हैं ना, वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चले जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो ये वो वाला रिफ्लेक्स है जो ऑटोमेटिकली होता है, या कोई भी चीज अगर टच होती है तो तुरंत ही सिकुड़ के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं, ठीक है। जो स्क्रोटम होता है के अंदर, स्क्रोटम के अंदर तुम्हारा जो टेस्टिस रहते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चले जाते हैं। ग्लूटियल रिफ्लेक्स है, ग्लूटियल मसल्स जहां पर पाई जाती है हिप बोन के पास। प्लेंटर रिफ्लेक्स, बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स, एनल रिफ्लेक्स, ठीक है। ये सारे रिफ्लेक्स, इनका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सबके जो है रेस्पॉन्स, स्टिमुलाई और सेंटर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सब स्पाइनल कॉर्ड में जो है ज्यादातर इनका वो रहता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या रहेगा, इनका सेंटर रहता है। फिर उसके बाद है आपका डीप रिफ्लेक्स। डीप रिफ्लेक्स में कौन आता है, जॉ जर्क आता है, बाइसेप जर्क आता है, ट्राइसेप। बाइसेप और ट्राइसेप में जर्क में ये रहता है कि जब भी कभी इस पर जब जर्क होगी तो ये अचानक से मसल जो कॉन्ट्रैक्शन करेगी वो जर्क होती है, यानी कि मसल का ही कॉन्ट्रैक्शन होना है जो कि रिफ्लेक्स में। कभी भी अगर मान लो अचानक से जैसे छुआ किसी को, तुरंत हाथ हटाए, तो यहाँ पर हुआ क्या, जहाँ की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की, तभी तो रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पर भी सेम, जर्क का मतलब अलग कुछ नहीं है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जर्क में हल्का से जैसे हाथ जो है ऐसा करके उठ गया, जैसे किसी ने एकदम से छुआ तो हाथ एकदम से ऐसा करके उठ, तो हल्का सा जो मूवमेंट होता है ना वो कहलाता है जर्क। तो यहाँ पर जॉ जर्क हुआ, बाइसेप जर्क हुआ, ट्राइसेप जर्क हुआ, ठीक है। सपाइनेटर जर्क हुआ या रेडियल बोल सकते हैं। रेस्ट टेंडन फिंगर जर्क हुआ, जैसे उंगली फड़कती है ना, इस तरीके से कभी कभी फड़कती है, ठीक है। वो जो रिफ्लेक्स है वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, डीप रिफ्लेक्स एक्टिविटी के अंदर आता है। नी जर्क हो गया, एंकल जर्क हो गए, ठीक है। जो एंकल में जैसे फुट में जो है अचानक से ऐसे पैर आगे की तरफ जो जर्क हो जाता है। तो इस तरह के जो डीप रिफ्लेक्सेस हैं इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद है विसरल रिफ्लेक्स। विसरल रिफ्लेक्स में आपका पिपिलरी और ऑक्लियोपेड्रिक कार्डिक और कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स जो है डीप फेसियम पाए जाते हैं, यानी कि डीप फेसियम मतलब विसरल में पाए जाते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। जो कि रिफ्लेक्स आर द अराइजिंग द प्यूपिल एंड द विसरल ऑर्गन। विसरल मतलब जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनमें। द डिटेल्स द विसरल ऑर्गन ऑलरेडी द गिवन द अबव, यानी कि कुछ विसरल्स के बारे में पहले भी जानकारी दी है। द पेपिलरी रिफ्लेक्स और ये जो ऑक्लियोकार्डिक रिफ्लेक्स है, ये सारे के सारे जो रिफ्लेक्स है या कैरोटिड रिफ्लेक्स है, ये हार्ट से रिलेटेड, यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन्स के रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कम ज्यादा करने वाले रिफ्लेक्स, ठीक है। तो वहां पर जब प्रेशर जनरेट होता है तो उसमें जो हार्ट रेट बढ़ना या घटना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जो एकदम से बॉडी के अंदर जो स्टिमुलेशन मिलता है और फिर उसमें जो रेस्पॉन्ड करती बॉडी, जैसे अचानक से हम देखा तो बॉडी के जो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो रेस्पॉन्ड करने लगते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाना, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट बढ़, तो वो सारे रिफ्लेक्स जो अचानक से रिफ्लेक्स होते हैं ना तुरंत ही, वो सारे के सारे कहाँ कहलाते हैं, यहाँ पर जिनका की ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा गवर्न हो रहा है। उनका गवर्न किससे नहीं हो रहा, उससे नहीं हो रहा सोमेटिक नर्व से, उनका किससे हो रहा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो वो सब विसरल रिफ्लेक्स के अंदर आते हैं। कुछ पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स होते हैं जैसे कि बेबिंस्की साइंस कॉलन्स और ये पेडुलर मूवमेंट्स, तो ये कुछ पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका मेनिंजेस, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्स कंप्लीट होता है और हमारी वीडियो के जो जितने भी हैं सारी हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में सारी डिटेल्स में एक एक वीडियो मिलेगी आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मेनिंजेस के साथ। जय हिंद।